सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने अगस्त में इंतजाम निगरानों के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया है। ये इत्तला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में आज कौम तक पहुँचा दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महज 15 माह में हुकूमत ने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई और अमन अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी और साजिशों की लगी आग बुझाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ये दावे कितने दुरुस्त हैं, इसका जवाब अवाम वोट के जरिए इंतखाबात में देंगे। मगर इंतखाबात कब होंगे? 60 दिन के अंदर या 90 रोज़ में? इस सवाल का जवाब वज़ीर आज़म के पूरे खिताब में नहीं था। मईशत की बात करें तो कर्ज पर कर्ज मिलने से कौमी खजाना डॉलरों से लबरेज हो गया है। डॉलर की कीमत कम हुई है, स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, मगर सवाल इस कर्ज के दुरुस्त इस्तेमाल का है। सवाल ये भी है कि क्या कर्ज के बलबूते पर बीमार मईशत को शिफा मिल जाएगी? क्या आवाम की जान महंगाई से छूटेगी? इसी से आगाज़ करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर आमिर ज़िया साहब ज्वाइन करें, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और नजीब साहब माहिर माशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। खाकान नजीब साहब मैं समझता हूँ कि टॉप के माहिर हैं IMF के मामला अगर देखें, कई हुकूमतों के साथ काम भी कर चुके तौर एक्सपर्ट। तो खाकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ज्वाइन करने का। सदीक जान भी मेरे साथ हैं। खाकान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हमारे पास अब डॉलर्स आए, हम डॉलर की कदर में भी कमी देख रहे हैं, और इसहाक डार साहब हमेशा से जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे वो भी मोती देख रहे हैं, लेकिन अगले 3-4 या 9 माह का प्रोग्राम है, इसमें एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आप क्या असरात देख रहे हैं? हम डिफ़ॉल्ट से तो बच गए, हुकूमत कह रही है कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात आने वाले हैं? देखिए, हमें समझने की बात यह है कि पाकिस्तान को, अगर आप मेरे इंटरव्यूज़ पिछले 14-18 महीने के देखें तो मैं बहुत क्लियरली ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं से कोई राह फरार नहीं है पाकिस्तान को, इसलिए कि ना आपका एक्सटर्नल बैलेंस ठीक है और ना ही आपका मालियाती खसारा जिसको फिस्कल बैलेंस कहते हैं वो ठीक है। एनर्जी के लॉसेस अलहदा चल रहे हैं। यहाँ तो हम इन सब मामला को सही कर लें, अब वो तो हम कर नहीं पा रहे। इस गिवन एटमॉस्फेयर में IMF से अगर पैसे नहीं लिए पिछले कुछ माह से, तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर पे आ गए थे, फिर ये 2.9 अरब डॉलर पे चले गए। चाइना वॉज दी ओनली कंट्री सपोर्टिंग इट। अब अगर तो IMF में ना जाते तो आम आदमी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती। आई हेल्प अ कंट्री जो अभी डिफ़ॉल्ट से गुजरी है, और वहाँ पे लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है और 2-2 दिन पेट्रोल नहीं मिलता। माएँ अगर दूध ढूंढ रही हो अपने बच्चों के लिए तो वो नहीं मिलता। तो एक तो इसको समझें, हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, ये मैंने बारहा बात कही है। अब आप जहाँ खड़े हैं, आप IMF में चले गए। आम आदमी की जिंदगी वैसे ही है जी कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है मुल्क में। अगर आपके पास पहले डॉलर होते तो आपके रुपए की कदर यहाँ ना होती। अगर आपके पास पहले डॉलर का ये जो लिक्विडिटी क्रंच है ये ना आया होता तो सप्लाई साइड बेहतर होती। हमें समझना है कि हमारा शॉर्ट टर्म इशू तो एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच था, उसको फंड ने दूर कर दिया है। आम आदमी के लिए अभी कोई अच्छी खबरें इसलिए नहीं है कि आज IMF का ही अपना अंदाज़ा आया है कि इन्फ्लेशन 26% इस साल होगी, आफ्टर बीइंग 30% जो पिछला साल गुजरा है। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट ईजी, बट एक बहुत बड़ी डिफ़ॉल्ट की तलवार उतर गई है। उससे क्या हुआ है कि मार्केट्स आर बिहेविंग बेटर। ये है ओवरऑल सिनारियो। बिल्कुल सही। सदीक जान खान साहब ये बताएं कि जो ज़ाहिर है, वैसे तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, ज़रूर कह रहे हैं कि आगे इलेक्शन कब होगा ये इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन हमें भी पता है कि इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पर चलता है। वो तो जब से इलेक्शन कमीशन जस्टिस सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए तो उन्होंने हर वो काम किया जो PDM की सपोर्ट में जाता था। तो ये बताएं कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है, या 60 दिन के अंदर अगर ये मुद्दत पूरी करते हैं और 60 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते या 90 दिन में नहीं हो सकते, और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि मार्च 2024 तक निगरान सेटअप चले, तो अगर ये फैसला होता है तो क्या इस चीज का असर जो IMF की अगली हमें किस्त मिलनी है या IMF के जो हमने 9 माह के लिए प्रोग्राम किया गया उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा या उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम इलेक्शन नहीं भी करवाते और निगरान सेटअप को हम मार्च 2024 तक लेके जाते हैं? देखिए, एक तो बात ये कि हम IMF को अब समझते हैं कि हमने करना क्या है। हमें सितंबर का जो क्वार्टर क्लोज होगा
3 माह जो गुजरेंगे उसके कुछ टारगेट उनके साथ सेट हैं। तो मैंने कई पाकिस्तान के मतलब ओवर डजन रिव्यूज़ कराए हैं, तो उन टारगेट्स को आपको एक टीम बना के मीट करना है। अभी थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स को साइड पे छोड़ दीजिए। पिछला प्रोग्राम भी इनकम्प्लीट इसलिए है कि आपकी कॉम्पिटेंट जो स्टेट एपरेटस था उसने वो काम नहीं किए जिसमें जो अहदाफ उनसे तय किए थे। सो सितंबर के अहदाफ लेट से कि आप मीट कर जाते हैं, तो नवंबर में रिव्यू इसलिए होता है कि अक्टूबर में आपको ये अहदाफ जो हैं सामने आते हैं, बिकॉज डिले से डेटा आ रहा होता है। नवंबर में वो इसको रिव्यू करेंगे, पहला रिव्यू तो आपका नवंबर में हो जाएगा। उस वक्त मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एक जो गवर्नमेंट है मेरा ख्याल है वो इंटरिम होगी, ये नवंबर के शुरू में आएंगे, किसी वक्त रिव्यू हो जाएगा। सो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स से कि अब जो नेक्स्ट ट्रांच है वो जनवरी फरवरी में जब आप जाके बात करते हैं, तो आपका ये ख्याल है कि शायद अगर इंटरिम गवर्नमेंट ही रहती है तो क्या होगा, डिपेंड करेगा। अगर दिसंबर के सारे टारगेट्स मीट हो जाएंगे तो आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से इनहराफ करेंगे, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन पे ओपिनियन है। इस वक्त मुश्किल होगा कि हम इनहराफ कर सकें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पर अगर कर भी लेंगे तो IMF जो है इंटरिम गवर्नमेंट से एक दफ़ा पहले भी डील कर चुकी है पाकिस्तान में। 94 में आई थिंक मोइन कुरैशी साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने प्रोग्राम साइन भी कर लिया था एक शॉर्ट टर्म का। सो अगर हमारे अहदाफ, अब असल बात सोचने की है कि क्या ये अहदाफ मीट होंगे कि नहीं होंगे, क्या कोई कॉम्पिटेंट टीम इसको पूरा कर सकेगी। जो चीज़ें उनसे तय हैं, चीज़ें आपके सामने रख देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। बजटरी टारगेट्स, एनर्जी के टारगेट्स, इन्फ्लेशन के टारगेट्स, ये हैं लार्जली टारगेट्स जो आपने मीट करने हैं उनके साथ। क्या आप ये मीट कर पाएंगे? अगर आप ये मीट कर पाएंगे तो आपको कभी उम्मीद रखनी चाहिए कि IMF का जो रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो ठीक चल रही होगी? ये चीज़ें कीजिए। और मैं ये कहता चलूँ कि खुदारा 21 प्रोग्राम IMF के इनकम्प्लीट छोड़े हैं, इस प्रोग्राम को कंप्लीट कीजिए, वरना जो हाल आपने पिछले 4-6 माह में मुल्क का होता हुआ देखा है, ये दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो फॉर पाकिस्तान। दैट्स माय ओपिनियन। बिल्कुल सही। ये खाकान साहब जो बात करें, आमिर ज़िया साहब, ये बात होती रही पिछले काफ़ी अरसे में, लेकिन इसाक बज़िद रहे, वरना हम शायद बेहतर पोजीशन में होते। चलें, अब कर लिया, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन आमिर साहब, जो बात मैंने शुरू में कही इब्तिदाई में कि अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी हमने तो बर्बादी से बचाया, ये तबाही थी, ये तबाही थी। अब ये प्रोग्राम हो जाना, जो भी अब इस वक्त हालात होंगे इलेक्शंस के दिनों में, क्या ये बयानिया बिकेगा हुकूमत का कि हमने 1.5 साल में बहुत बेहतर कर दिया? इसाक डर साहब कह रहे हैं हमने अब तरक्की की राह पर गामजन कर दिया मुल्क को। ख्याल में ये जो बयानिया है, ये जो दावा है कि जी मईशत को इन्होंने ठीक किया, पहले तो समझना ही चाहिए कि हम इस हाल में क्यों पहुंचे। उसकी बहुत बड़ी वजह थी, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम था और लोगों के पास भी सवाली निशान था कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमारा जो इकोनॉमी है उसके जो चैलेंजेस थे वो मजीद एग्रेवेट हो गए। आप याद कीजिए कि जो माली साल मतलब PTI के दौर में ख़त्म हुआ था, उसके कम से कम जो ब्रॉड इशारे थे वो मुस्बत थे। उसमें उनकी ग्रोथ भी 6.1 थी। इन्फ्लेशन जिसको हम 11-12% पे आज उस वक्त रोया जाता था, अब तो माशाल्लाह 20% से ऊपर है। पिछले माह की अगर आप देखें 40% तक गई है। तो वो माशी इशारे ठीक थे, लेकिन उस इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम ये थी जो PTI की मैनेजमेंट थी कि हमारी एक कहते हैं ना साइकिल चलता है बूम और बस्ट का, कि जब भी आपकी ग्रोथ होती है और जब भी आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। ये PTI की हुकूमत में पहली बार नहीं हुआ, हर मरतबा ऐसे ही हुआ। और जब भी कोई हुकूमत इलेक्शन ईयर के करीब आती है तो वो कोशिश करती है कि जी ज़रा सा लोगों को रिलीफ दे, इकनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा जनरेट करे, और बजाय इसके कि उस वक्त ज़रा सा और हम संभल के रहते। वो जो पेट्रोलियम के उसके ऊपर जो इन्होंने वो दी थी, मतलब है कि कंसेशन जो दिया था लोगों को, सब्सिडी दी थी, उसकी वजह से हालात और ख़राब हुए। अब ये समझने की बात है कि ये PTI ने क्यों किया, क्योंकि PTI को उस वक्त आप याद करें कि पूरा मीडिया, आपका ऑपोजिशन सब लगे हुए थे कि जी महंगाई बहुत हो गई है, क़यामत मची हुई है, आप इसको हल करें इस मसले को। तो जाहिर है, और उनको एहसास भी हो रहा था कि उनके खिलाफ एक मूव भी हो रहा है, साजिश भी हो रही है, तो उन्होंने उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए काम किया। अब यकीनन उसका फिर फॉल आउट जो है वो हुकूमत को मैनेज करना पड़ा। अगर लेकिन चीज़ें स्टेबल चल रही होती तो मेरे ख्याल में PTI इस किस्म का फैसला ना करती है। मैं क़यास ज़राई करूँ, क्योंकि उस ज़माने में नज़र ही आ रहा था कि PTI वो सो मच अंडर प्रेशर कि उन्होंने कुछ पॉपुलिस्ट इक़दाम किए जिनसे गुरेज करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि जिस तरह की हमारी जमहूरियत है उसमें हर वो शख्स जो अपोजिशन में होते हैं तो बड़ी अक्लमंदी की बातें करते हैं, अक्लमंदी की बातें करते हैं, हुकूमत में जाके कोई और बात कर रहा होता है, ठीक है ना।
या हुकूमत में अक्लमंदी की बात करते हैं तो अपोजिशन में फिर वो ऐसी डिमांड रखता है कि जी जो नाकाबिले अमल होती है। तो वो मिफ्ता साहब भी आप याद करें कि उसी लहजे में बात किया करते थे, दीगर नून लीग के लोग भी करते थे। बाद में आके उन्हीं चीजों को उन्होंने खुद इम्प्लीमेंट किया और उसकी वजह से आप जाहिर है कि पाकिस्तान की एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से निकल गए। लेकिन गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अगर ये हुकूमत उसी बयानी के साथ जाती है तो इनको बहुत मुश्किल होगी। उसका पूरा मलबा जो गिरेगा पूरी पीडीएम पे नहीं गिरेगा, बल्कि मैं समझता हूँ नून लीग पे ज्यादा गिरेगा, क्योंकि उनका फेस सागदार जो है उसको लोग रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं, और वहां पर जो उनके अलाइज हैं वो भी गेन कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। तो मैं पीएमएल नून के लिए जरा सी मुश्किल देख रहा हूँ। लेकिन एक और आखिरी बात कि अगर ये भी इससे भी होगा उनकी परफॉर्मेंस जो होगी इलेक्शन में कि पीटीआई को किस हद तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत मिलती है। उनके हाथ पैर बांध के डाल दिया जाता है, उनके जो चेयरमैन हैं वो जेल में होते हैं, डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये चीजें भी देखनी है, ये चीजें भी रिवील होंगी आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन मुझे ज्यादा क्यासरा यही नजर आती है कि नून लीग के लिए मुश्किलात जो हैं इलेक्ट्रल मैदान में वो बरकरार रहेंगी। सिद्दीक खाकान साहब से सवाल। जी सिद्दीक जान है। अच्छा खाकान साहब ये फरमाइएगा कि आज ट्रांसमिशन के दौरान हमारे बोल्ड न्यूज़ पे ही मुझे इत्तेफाक हुआ, अशफाक तौला साहब काबीना का हिस्सा है, तो बड़े वो नाराज़ नजर आ रहे थे कि नाउमीदी आप फैलाते हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं, कैसे करते हैं। जबकि मैं आपको सुनता रहा, आपके मुसलसल प्रोग्राम, तो आप लोग आगाह करते रहे कि अगर ये नहीं होगा IMF का प्रोग्राम, ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। तो एक रियलिस्टिक पिक्चर हमें पेश करना ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर सहाफ़ी भी। तो उस पर बड़े वो शायद नाराज़ से नज़र आ रहे थे। अब ये फरमाइएगा आगे हमारे चैलेंजेस क्या हैं। एक साल में तकरीबन कहा जा रहा है 25 अरब डॉलर हमने देने हैं। अभी ये भी हमने कर्ज लिया है, हमें क्या करना है? जो अहदाफ आपने बताया उसमें क्या बिजली की कीमत, गैस की कीमत वो हमें बढ़ानी होगी, ताकि ये नहीं हो सकता कि अगर यानी लोगों तक पहुंचाने में खर्चा ज़्यादा आ रहा है उससे कम कर सकें। और ये 25 बिलियन डॉलर कैसे अरेंज करने हैं, अगले साल में किस तरह से आगे जाना है, हम किस तरह डॉलर कमा सकते हैं, कमाई कैसे करेंगे? आपने बहुत अच्छे सवालात सामने रखे हैं। एक मैं जायज़ा पेश करता हूं कि जो अभी मालियाती साल ख़त्म किया है आपने 30 जून को, उसमें आज ही IMF ने कुछ आपकी जो जायज़ा पेश किया है इकॉनमी का, वो क्या है? वो ये है कि आपकी इकॉनमी -0.5% पे सुखड़ी है, यानी कि ग्रोथ जो है वो नेगेटिव थी। जो इन्फ्लेशन है वो 29.5% पे है। जो आपकी ओवरऑल कदर है रुपए की, वो आप सबको मालूम है कि उसमें एक वीकनेस दिखाई दी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8.5% पे है। ये बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन एक अच्छी इकॉनमी की पिक्चर पोर्ट्रे कर रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं ये तीनों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ग्रोथ भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी और प्राइसेस भी, ये एक आम आदमी को, एक ख़ास आदमी को, हर आदमी को अफेक्ट करती हैं। अब आगे ये करना है कि आपके रिजर्व्स की पोजीशन को बिल्ड करना है। आपने अगले एक साल में 23 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं। याद रखिए कि ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो सकता। रिजर्व्स का जो मेरी बात को मैं सब्सटैंशिएट इस तरह करता हूँ कि मैं क्यों IMF के प्रोग्राम को मुल्क को ये एडवाइस करता रहा हूँ। आप ये देखिए कि कल पाकिस्तान के रिजर्व्स जो थे वो 4.4 अरब डॉलर थे, आज वो 8.5 अरब डॉलर हो गए हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम। आपको एकदम सऊदी अरेबिया और UAE के पैसे जो हैं, जो रुके हुए थे, वो आ गए हैं। आपको अब कमर्शियल फ्लोज भी आ जाएंगे। जो बैंकों को आपने 5 से 7 अरब डॉलर वापस किए हुए हैं। आपके मल्टीलैटरल्स 9 अरब डॉलर के आपने MOU साइन किए थे जिनीवा में। आपको मालूम है उसमें से क्या अमाउंट आया? यू वुड बी सरप्राइज्ड, सिर्फ $300 मिलियन फ्लड विक्टिम्स के लिए पाकिस्तान आया है। दीज आर सीरियस नंबर्स। Let's be very serious about the economy. Let's not, for a minute think कि पाकिस्तान की economic management is not an issue. और इससे मेरा मतलब political, हम बहुत ज़्यादा इस वक्त political उसमें घिरे हुए हैं। इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं ना फंड मैनेजर्स जो हैं वो फंड चलाते हैं, इकोनॉमिक मैनेजर स्टेट का एपरेटस है, वो पूरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, वो एनर्जी की हमारी डिवीजन है, वो हमारे रेगुलेटर्स हैं। ये पूरा जो निज़ाम है ये इसने इस मुल्क को चलाना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो पॉलिटिकल अरीना में। बिल्कुल उसकी एक कॉरिलेशन कहीं, कॉजेशन कहीं, बहुत अफेक्ट है। ये बिल्कुल दुरुस्त हैं बातें, बट ये है जहाँ पे खड़े। अब ये 23 अरब डॉलर IMF के साथ रह के कीजिए। मैं आज आपके प्रोग्राम में आपको ये भी कह देता हूँ कि पाकिस्तान जब ये प्रोग्राम ख़त्म कर रहा होगा, अगर ये प्रोग्राम पूरा हुआ, 21 प्रोग्राम हमने किए हैं, ऑल ऑफ देम इनकम्प्लीट।
अगर IMF का प्रिस्क्रिप्शन सही भी था तो आपने कभी भी सवाए 13-16 के उसको एडहियर नहीं किया। ये सीरियस बातें हैं पाकिस्तान के बारे में। अब आपने आगे क्या करना है? आपने पाकिस्तान के डेट को संभालना है अगले 6 माह में, उसके लिए एक कॉम्पिटेंट टीम बनाइए। आपने पाकिस्तान के IMF का ये जो प्रोग्राम है इसके अहदाफ पूरे करने हैं, कॉम्पिटेंट टीम बनाइए। आपने पाकिस्तान का, ये मैं आपको कहे जा रहा हूं एंड यू कैन होल्ड मी टू दिस, जैसे मैं 14-18 माह से कह रहा था कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान जेड एक ही है, उसका नाम है IMF। आपको एक नए प्रोग्राम की तैयारी करनी है, वो आज से शुरू कीजिए और जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का डॉक्यूमेंट है लिखना शुरू कीजिए। ये 3 काम तो कैटेगोरिकल हैं। एक चौथी भी चीज है, वो फिर कभी आप मुझे डिटेल में लीजिएगा तो मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लूंगा कि अगले 5 साल के समय गुजारने चाहेंगे। बिल्कुल, मैं इस पर आता हूँ। एक मुख्तसर आमिर रज़ा साहब, ये जो बात करें कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बड़ा एक सीरियस देखना है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिक्स की नजर से देखा जाता है 100 रुपये पेट्रोल हम सस्ता कर देंगे, रूस से तेल आ रहा है, बिजली हम मुफ्त कर देंगे 100 यूनिट तक, ये ऐलानात करते हैं, फिर उसमें आप फंस जाते हैं इस तरह की बात करके। तो अभी रशिया से तेल की बात हुई, कह रही है 1 रुपये 30 पैसे का फर्क पड़ेगा, तो फिर इतना बिल्ड क्यों कर देते हैं हम? क्या वही पॉलिटिक्स के लिए कि शायद हमने वोट उस तरह लेने, वो भी फिर उस तरह नहीं मिल सकेंगे जिस तरह आपने पिछले सवाल में बात की थी? देखिए, मसला ये कि जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी के प्रीमियम हम पे करते हैं, वो होता है करप्शन। और वो करप्शन जो होती है इसलिए होती है कि जो सियासी जमातें होती हैं वो करप्शन कई तरह की होती है, सिर्फ वो मनी लॉन्ड्रिंग या कहते हैं ना कि किकबैक्स नहीं होते। करप्शन ये भी होती है कि PIA जैसे इदारे में अगर मजीद मुलाजमीन की जगह नहीं है तो आप मजीद मुलाजमतें दे दें लोगों को, स्टील मिल का भट्टा बिठा दें, पाकिस्तान रेलवेज के अंदर आप कहते हैं ना लोगों को गोस्ट एम्प्लॉइज रख दें। ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से आप देखें जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं वो 800 बिलियन रुपीज़ का खसारा करते हैं, इससे भी ज़्यादा का कर रहे होते हैं। तो बात ये होती है जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात है, लेकिन वहाँ से शुरू होती है कि जी पहले तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और आपकी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो मिलकर पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में पुश कर रही हो। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए। फिर आ जाती है कि हमारे, मैं ही समझता हूँ कि जो हमारी कुछ 5-6 मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, कॉमर्स में, एनर्जी के अंदर, प्राइवेटाइजेशन के अंदर और इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर। उसकी वजह ये कि जो पॉलिटिशियन होता है वो उसको किसी और जाविये से देख रहा होता है। वो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अमूमन टेक्नोक्रेट्स ही चलाते आए हैं, बल्कि हिसाबदार को भी आप एक तरह का टेक्नोक्रेट ही कहें कि इनका जो क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब आप सियासत ज़दा होते हैं तो फिर आप वो फैसले करते हैं कि जो इकोनॉमी कहते हैं ना कि मईशत की मंतक नहीं बना रहे होते, माशी जो आपके फैसले होते हैं वो नुकसानदेह हो रहे होते हैं। तो और दूसरी बात है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। आइडियल सिचुएशन होगी कि अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट आए उसमें इतनी बेहतरीन टीम आप दें माशी और इतनी मजबूत हो कि वो तसलसल बरकरार रखे अगली गवर्नमेंट के अंदर भी, कि वो अगर टेक्नोक्रेट जिनको ले रहे हो आप एक्सपर्ट को, अगली गवर्नमेंट में भी उसी सफर को जारी और सारी रखें। हमारे यहाँ जब ये पॉलिटिशियन इसके ऊपर वो करता है तो वहां पर आप देखें कि बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान से। बिल्कुल सही, आप कुछ कहना है? बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे माज़रत ब्रेक का कहा जा रहा है, चूँकि न्यूज़ अपडेट्स हैं। खाका नजीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, पिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी आपसे हम इसी तरह से गाइडेंस लेते रहेंगे माली और माशी मामलात पर। आमिर रज़ा साहब हमारे साथ होंगे जी, क्योंकि हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की शिकायत तमाम इत्तेहादी जमातों का हो चुकी है फजलुर रहमान साहब से, और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह से वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है इस पर भी बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला। हुकूमत के सभी इत्तेहादी इस वक्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से, और ख़ास तौर पर गवर्नर राज की बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त गवर्नर राज है और समधी हैं मौलाना साहब के गुलाम अली साहब, हाजी गुलाम अली, वो सारा सूबा देख रहे हैं और सिर्फ अपनी जमात के लिए काम कर रहे हैं। अब अवामी नेशनल पार्टी ने सपोर्ट किया था इनको, अब कह रहे हैं जी एमल साहब के जी से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नाराज़ हैं जी, उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा, उनके काम नहीं हो रहे। और अब नून लीग के भी नाराज़ है, सभी नाराज़ है, नाराज़ है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, अवामी नेशनल पार्टी, दीगर जमातें। आमिर रज़ा साहब, ये फिर किस तरह से चलेगा? शायद 1 महीना रह गया हुकूमत के पास और उसमें चाह रहे हैं, क्योंकि अगर केयर टेकर सेटअप आ गया तो फिर गवर्नर को तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, और पता नहीं केयर टेकर सेटअप कितना अरसा होगा, और फिर ये भी उनके साथ चलेंगे। तो ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं। क्या मौलाना साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ से इन खदशात को दूर नहीं कर सकी? पहली बात तो ये कि जो अलमिया है हमारा
पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, कि वहाँ की जो निगरान हुकूमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अवाम की नज़र में बायस नज़र आ रही हैं। और जो निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो जो है तवाज़ुन कायम रखती है, इंसाफ से चलती है और हालात को साजगार बनाती है अगले इंतखाबात के लिए। ये हुकूमतें जो होती हैं किसी को नवाजने के लिए नहीं होती। और आप देखें दोनों, पंजाब में भी यही हुआ है और खुदा आपका भला करे केपी में भी यही हुआ है। अच्छा, केपी में और ज़्यादा टेढ़ापन हो गया, पंजाब में टेढ़ापन की नौयत मुख्तलिफ है, यहाँ पे नौयत मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो है गवर्नर जो है वो एक पार्टी के खुल्लम खुल्ला एजेंडे पे अमल कर रहा है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसके अंदर एक कशीदगी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक जब रन अप ऑफ द इलेक्शन होगा ना, उसमें पीडीएम में जमातें कम से कम, ये जो मौलाना साहब की एक अपनी हैसियत है और ये दोनों जमातें जो बड़ी जमातें नून लीग हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, इनके गिले शिकवे अपने होंगे, नाराजगियाँ होंगी, लेकिन उसके बावजूद ही मौलाना को बहुत ज़्यादा एंटेगनाइज नहीं करेंगे, उनको फासले पे नहीं लेके जाएंगे। और जो मौलाना का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको थोड़ा बहुत मतलब वो मुतालबा यकीनन बड़ा कर सकते हैं कि मुझे सदर बना दें, मुझे फलां ओहदा दे दें, लेकिन जो भी होगा कि उनको फिर होगा कि उनके बेटे को एडजस्ट कहीं कर दें, उनके भाई को एडजस्ट कर दें, समझी को दामाद को एडजस्ट कर दें। हमारी यहाँ सियासी ज़्यादातर, और वो सियासत मौलाना कर लेंगे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे अगर सदर ना बने तो वो दोनों जमातें उनको अकोमोडेट करेंगी कि बिल्कुल ही उनको कार्ड देना जो है मुनासिब नहीं होगा। इस तरह की ग्रीवेंसेस है, मैं नहीं समझता कि कोई सियासत में भूचाल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की, भूचाल हरगिज नहीं आ रहा। और ये इस तरह की जो मैं कहूँगा शकरंजी जो है थोड़ी सी एक दूसरे से जो वो है तनाव है, ये मतलब गुफ्तगू में बातचीत में जो है वो तय हो सकता है कि हो गया और ये आने वाले दिनों में मजीद हैंडल हो जाएगा। लेकिन एक बॉटम लाइन रहेगी, वो ये कि जनाब निगरान हुकूमत का जो रोल है, किरदार है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। और अगर यही हुकूमतें जो हैं इनके छतरी तले इंतखाबात होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेंगे, सवालिया निशान होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जितने खदशात हैं सदीक, उसमें आवाम की बात नहीं, मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हमारी मर्जी की नहीं हो रही, फंड्स हमारे साथ उस तरह से शेयर नहीं किए जा रहे, हमारे काम उस तरह नहीं किए जा रहे, लोगों की कहीं बात नहीं है कि जी आप किस तरह महंगाई कंट्रोल करें, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाए, या हत्ता के इलेक्शंस की बात कि जी आपका काम इलेक्शन था, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो सब नहीं चाहते थे। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, उसके वाक़यात हो रहे हैं और पुलिस जो है वो सिर्फ पुलिस एक्शन प्रोटेस्टर्स पर है। अभी इफ्तिखार फरदौस साहब ने ट्वीट किया है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते हैं, साफ़ी हैं, वो कहते हैं जी कैमरा पर्सन ऑफ आवर पेशावर प्रेस क्लब वाज बीटन फॉर रिकॉर्डिंग प्रोटेस्टर्स बीइंग बीटन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सिटी एंड पुलिस। हिज कैमरा वाज आल्सो इलीगली कॉन्फिस्केटेड। द एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेज शी वोंट अलाउ दिस बीइंग रिकॉर्डेड, सो मच फॉर प्रेस फ्रीडम। कि जी अगर वहाँ कोई एहतजाज होता है, पुलिस एक्शन होता है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका कैमरा छीन लो, साफ़ी का उसको भी मारो, ज़दोगोब करो। और ज़िला इंतज़ामिया कह रही है कि ये तो हम करेंगे, मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उनकी तवज्जो तो यहाँ है, तो लोग तो फिर जो इस वक्त हुकूमत है, चाहे मौलाना साहब हों, चाहे नून लीग, चाहे पीपल्स पार्टी, वो तो उनको इल्ज़ाम देंगे इस निगरान हुकूमत का, निगरान सेटअप का। देखिए, बात यह है कि इस वक्त ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की नाराजगी है ना, वो ये नहीं है कि कोई निगरान सेटअप में किसी को कुछ नहीं मिल रहा, इस बात पर लड़ाई नहीं है। क्योंकि देखिए, निगरान सेटअप में तो शिकायत मौलाना फजल रहमान से है केपीके में, कि उनके जो गवर्नर हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो जिस तरह से वहाँ पे बंदर बांट कर रहे हैं अपनी लोगों में। यहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब जो कि मजहबी एक तशख़्ख़ुस रखते हैं, उनके पास जो वजारतें हैं उनके ऊपर जो करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं, अगर यहाँ पर अगर एहतसाब वाकई हो तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जो सेकुलर और लिबरल जमातें उनकी करप्शन आप भूल जाएंगे। इस तरह की करप्शन जो है वो मौजूदा दौर में हो रही है। लेकिन जाहिर है करप्शन के हवाले से कवानीन ऐसे उनमें तब्दीलियाँ कर दी गई हैं कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जो है वो तकरीबन नामुमकिन बना दी गई है। जो मौलाना साहब इस वक्त रोला डाल रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या उनकी जो आएँ और सिस्कियाँ सियासी तौर पर सामने आ रही हैं, वो दरअसल अगले इलेक्शन के बाद चीज़ों पर आ रही हैं। क्योंकि मौलाना साहब को ये बात पता है कि इस वक्त बंदर बांट हो रही है कि अगली हुकूमत में किस्म के पास क्या हिस्सा होगा। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं आपका कायद हूँ, मैं आपका सियासी कायद हूँ, मैं आपका सियासी सिपा सालार हूँ, मैं आपका कप्तान हूँ, पीडीएम का सरबराह मैं हूँ, और आप अकेले अकेले बैठ के बंदर बांट कर रहे हैं, हमारा हिस्सा ही कोई नहीं है। तो इसलिए जो है वो मौलाना साहब रोला डाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मौलाना साहब से जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है। अब मौलाना साहब की आहें और सिस्कियाँ जो सियासी तौर पर हैं, इनका कोई फायदा नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी अब अपनी आपस में बंदर बांट करेंगी या मौलाना साहब को आगे रखेंगी। पहले मौलाना की जरूरत उनकी इसलिए थी कि मौलाना साहब के पास मदारिस हैं, मदरसे के तलबा जो हैं उनको इस्तेमाल करना था, उनके जरिए क्योस
पैदा करना था, उनके जरिए रियासत को ब्लैकमेल करना था, उसके जरिए इदारों को ब्लैकमेल करना था। ये बताना था इदारों को कि भाई 20 से 25 हज़ार तो मदरसे के तलबा वो हैं कि जिनको आके बिठा देंगे और वो 10 साल तक भी बैठे रहेंगे और उफ भी नहीं करेंगे। ऐसी उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है उन मजहबी बच्चों की, और जिस तरह के उन बेचारों का वो सारा ब्रेन वॉशिंग और ये सारी चीज की गई है। तो वो मौलाना साहब जो काम लिया जाना था वो ले लिया गया है। अब मौलाना साहब के पल्ले कुछ नहीं है, ना ही मौलाना साहब की जरूरत है। अब मौलाना साहब कह रहे हैं मैं जो बच्चों को लाता रहा हूँ, आप मेरे साथ करें जो मेरा ड्यू शेयर बनता है। वो कह रहे हैं मौलाना साहब आप क्या किस चक्कर में भाई, आप तो अपनी सीट नहीं जीत सके, आप बातें कर रहे हैं कि आपको हम जो है वो अगली केपीके की हुकूमत दे दें या बलूचिस्तान की हुकूमत दे दें। तो ये जो सारा रोला है, ये जो सारी ब्लैकमेलिंग है, ये अगली हुकूमत के शेयर के ऊपर है। मौलाना साहब वो शेयर मांग रहे हैं जिसका किसी तरह से भी वो ना तो हकदार है ना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जाहिर है मौलाना साहब समझते हैं कि उन्होंने इस इमरान खान की हुकूमत को गिराने में, अदम एतमाद कराने में और उससे पहले इदारों को ब्लैकमेल करने में वो समझते हैं कि मेन उनका किरदार था, तो इसलिए हिस्सा भी उनको ज्यादा मिलना चाहिए, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी देने को तैयार नहीं है। सही, ये आगे की लड़ाई है। मगर आमिर रज़ा साहब, मैं भी जितना देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ये निगरान सेटअप की जितनी भी कमियां कोताहियां हों वो सब इस वक्त विफाकी हुकूमत या ये इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ जा रही। कोई ये मानने को तैयार नहीं है जी ये निगरान सेटअप है हमारा, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स में भी ये सब इकट्ठे नजर आते हैं। तो क्या ये लोगों का सामना कर सकेंगे? जो सदीक जान भी बात कर रहे हैं कि आपस की लड़ाई है आगे के सेटअप के लिए, तो इनको लोगों की कोई परवाह नहीं कि इस वजह से लोग इनसे मुनहरिफ भी हो रहे हैं, बदजन हो रहे हैं और इनके अपने वोटर भी दूर हो रहे हैं और वैसे भी पब्लिक एट लार्ज वो भी इनको पसंद नहीं कर रही। तो इनको वोटों की कोई फिक्र नहीं, या क्योंकि इनको लगता है कि किसी और तरह से ही आ जाना है सेटअप। अभी हमने आगे गिलगित बल्तिस्तान की बात करनी है, तो जो कुछ हो रहा है पहली बात वो तो इनको लगता है कि अवाम के वोट से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, हमने जो डील्स करनी है उसके तहत हमने आना है, उसके तहत हम आए हैं, तो आगे भी वही है। इसलिए यहाँ पर हमें गवर्नेंस में या डिस्कशन में, नाराजगियों में मनाने में लोग कहीं नजर नहीं आ रहे, उनके मसाइल कहीं नजर नहीं आ रहे। तो नजर आए भी कैसे? मैं बल्कि ये कहूँगा उसामा कि आपके सवाल ही में जवाब भी है। बात ही कि हमारे यहाँ जमहूरियत जो है बड़ी अलामती किस्म की है और यहाँ पे जो इक़्तिदार कहते हैं हाथ बदलता है या मतलब नए लोग आते हैं पुराने जाते हैं, उसमें सिर्फ महलाती साजिशों का बहुत बड़ा किरदार होता है। अब यहाँ पर अगर मौलाना ये दावा करें कि इनकी वजह से जो है हुकूमत चली गई PTI की, ऐसा नहीं है। उसमें उनसे बहुत बड़े और लार्जर प्लेयर्स ने अपना किरदार अदा किया है। अच्छा, हमेशा हर दौर में मौलाना जैसा एक किरदार होता है पाकिस्तान की सियासत में, यानी कि जब कोई इत्तेहाद बनता है, किसी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद जब भी बना है, उसमें कोई छोटी पार्टी का आदमी जो है सरबराह होता है उसका। आप नवाबजादा नसरुल्लाह खान को याद करें, है ना। अच्छा, हमेशा ये भी हुआ है। अब MRD की बड़ी जिद्दोजहद थी जमहूरियत के लिए, लेकिन जैसे ही लोगों को 1988 के इलेक्शन नजर आए तो हर पार्टी जो थी अपने रास्ते पे गामजन हो गई। जो उसके सरबराह थे बड़ी उनके उसमें शामिल छोटी जमातों के, वो तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, यानी कि तमाम सरबराहों के लिए एक आदमी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेगी। लेकिन उन्होंने एक दो को छोड़कर बाकी सबके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, ठीक है ना। तो ये हमेशा तारीख रही। ARD के साथ भी यही हुआ। तो यहाँ पर PDM में भी मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए मेन प्लेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उन्होंने फैसला करना है और वो जाहिर है कि वो मौलाना को हिस्सा देंगे भी तो बकदरे जुस्सा देंगे, जो उनका मतलब जुस्सा उनका सियासी पद काट है। उसमें अगर वो ये समझे कि मैं सदर बन जाऊं, मैं बलूचिस्तान की हुकूमत ले लूं या मैं KP की हुकूमत ले लूं, उसके लिए उनको जो है साबित करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो अगला राउंड ऑफ इलेक्शन होगा उसमें मौलाना जो है कोई बहुत ही भरपूर किरदार अदा, मतलब उनकी जो पार्टी है वो ठीक है, अपना जो उनके पॉकेट्स है वहाँ पर वो सीट जीत सकते हैं, लेकिन कोई ओवरवेलमिंग MMA वाला दौर नहीं आने जा रहा जी। जो मुत्तहिदा मजलिस अमल में इनको हुकूमतें मिल गई थी वो दौर नहीं आएगा। तो मौलाना की नाराजगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बहुत ही आर्जी है। इनको मना लेंगे। जो हमारी बड़ी पार्टीज है उनके पास कहते हैं ना डीप पॉकेट्स हैं, फरागदिल लोग हैं, वो एक आध कोई उनके लिए ओहदा क्रिएट कर देंगे, उन्हें उनके बच्चे का ख्याल कर लेंगे, उनके भाई को कोई ओहदा दे देंगे, दामाद को दे देंगे। इतनी सी सियासत होती है इसमें, कहाँ अवाम, कहाँ लोगों के मसाइल, कहाँ पे महंगाई, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हो सामा, और क्यों कर रहे हैं। यहाँ जो बात करने की है GB के इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला का इलेक्शन, और उसमें गुलबर साहब जीत गए हैं। अब सदीक जान, बात यह है कि जब हमसे भी सवाल होता है, मैं मिसाल ये देता हूँ कि आइन दर्ज में जो कुछ लिख दिया गया, किसी भी कौम में आप जाकर देखने, जो भी एक माशरे या रियासत एक प्रॉपर वर्क कर रही होती है, वहाँ कोई तज्जिए की जरूरत नहीं होगी कि आइन में लिखा है, हाँ होगा, इसके अलावा तो हो ही कुछ नहीं सकता। हमारे यहाँ हम भी नहीं कह सकते, हत्ता कि वज़ीर आज़म को बार बार कहना पड़ रहा है नहीं अगस्त में निगरान सेटअप आ जाएगा, अगस्त में निगरान, उनको यकीन दहानियाँ करवानी पड़ रही हैं।
वरना आइन में दर्ज है कि 5 साल पूरे हो जाएंगे तो निगरान सेटअप आएगा, लेकिन ये वज़ीर आज़म तक को कहना पड़ रहा है कि नहीं नहीं बस अब जितनी हमने आइन की खिलाफ वर्जी करनी थी कर दी, मगर आगे की समझ नहीं है कि क्या होगा। पीपल्स पार्टी वाले परेशान है कि केयरटेकर सेटअप ना लंबा हो जाए। तो जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, अब तो ये भी नहीं कि पता नहीं क्या होगा, जिसके पास मेजॉरिटी है वो आएगा नहीं, अब तो हम ये कह सकते हैं जिसके पास मेजॉरिटी है वो नहीं आएगा, कुछ और हो जाएगा, सब मिलकर कहीं ना कहीं। और ये हमने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची, अब तो कहा जा रहा है जिस तरह से इलेक्शन हुए ऐसे ही आगे इलेक्शन होने। देखिए उस्मान भाई, इस पे बिल्कुल जो आज गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, तो आज ना सिर्फ इलेक्शन हुआ है बल्कि होता हुआ नजर भी आया है, और ना सिर्फ जमहूरियत की आज फतह हुई है बल्कि फतह होती हुई नजर भी आई है। तो ये तो देखिए इतना शानदार इलेक्शन हुआ है, जबरदस्त इलेक्शन हुआ है, और अब आप देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये आपने देखा ना कितनी खूबसूरत लाइन आपने लिखी है, आपकी टीम ने लिखी है कि ये जो हैं हाजी गुलबर जीबी के नए दिल पर, ठीक है, तो ये जरा चेक कर लेंगे जीबी के दिल पर है या किसके दिल पर है। तो बहरहाल अच्छा आपने जुमला लिखा है, तो इससे जीबी के मसाइल सारे तकरीबन हल हो जाएंगे मेरा ख्याल है। जितनी खूबसूरत वो शख्सियत हैं और जिस तरह से उनका पता चला है कि वो बड़े ज़बरदस्त शख्सियत हैं, इससे पहले भी अदालतों से इश्तिहारी ये वो सारे मामला, तो जो भी अदालतों से इश्तिहारी होता है वो कोई आम बंदा नहीं होता, वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है, वरना इश्तिहारी के लिए मतलब इस तरह से बाहर होना और मुंतखब होना कोई ये सादा बंदे का काम तो नहीं है ना, या आम बंदे का काम तो नहीं है। तो इसलिए आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आगे जीपी में मामला होने जा रहे हैं। अच्छा। बाकी जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, देखें शहबाज शरीफ साहब ये जो आज देखिए मुझे हैरान हूँ मैं कि मतलब कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम अगस्त में चले जाएंगे, और ये भी एक बड़ी खबर के तौर पर जो है वो चल रहा है। हाँ, इसका एक पहलू ये जरूर हो सकता है कि ये तो एक दिन भी इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकते, और इनका तो ये था कि 1 साल के लिए असम्बली को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन ये मैंने पहले भी प्रोग्राम में खबर दी थी, आज मैं दोबारा ये खबर दे रहा हूँ कि इनको ये पैगाम दिया गया है कि 13 अगस्त के बाद 1 मिनट भी आप नहीं रहेंगे, 1 मिनट सोचना भी नहीं कि 1 मिनट भी आप 13 अगस्त के बाद रहेंगे। आप तैयारी करें, सामान अपना पैक करें, 13 अगस्त आपकी आखिरी तारीख है। और कहीं पे कहा भी क्या कि हमें ये तो नहीं पता कि इलेक्शन कब है, लेकिन हमें ये पता है कि हुकूमत आखिरी दिन 13 अगस्त, क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये सोच पाई जाती है कि जो बहुत सी जगहों बहुत से लोगों के साथ जो कुछ हुआ अवामी परसेप्शन के अंदर, उसकी बड़ी वजह इन लोगों का इक़्तिदार में होना है, इनकी बैड गवर्नेंस है, इनकी तबाही है, इनकी बर्बादी है, इनकी करप्शन है, इनकी लूट मार है। तो इसलिए इनको पैगाम वाज़ेह दिया गया है कि अपना सामान पैक करना शुरू करें और सामान पैक करें और 13 अगस्त को घर जाएं बड़े आराम से। और बाकी इलेक्शन का भी किसी को नहीं पता, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इस पे ज़ाहिर हम बात करते रहेंगे। अच्छा आमिर साहब, इस पर भी ये जो दिलबरी है, गुलबर साहब और दिलबर, चूँकि इस पर तवज्जो दिलाई है सदीक जान ने, तो ये दिलबरी चाहिए, अवामी नहीं कहीं और से। तो आजकल तो साफ़ी भी, सदीक ने मुझसे इस तरह से ज़राए मज़ाह बात की थी कि निगरान सेटअप की बड़ी बात हो रही है, उनमें ज़्यादा नाम साफ़ी या साफ़ती इदारों से जुड़े लोगों का आया। आपका इतना तजर्बा है, आप हमारे उस्ताद हैं, हमने आपसे सीखा, तो ये क्या हुआ कि जो साफ़ी हैं वो आ जाते हैं? आप क्यों नहीं दिलबर बन सकते, हम क्यों नहीं दिलबर बन सकते कि निगरान सेटअप में भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं सामने, और ये अवामी सेटअप या दीगर चीज़ें, आइन कानूनी, ये दिलबरी चाहिए आपको? देखिए, हम तो मजदूर किस्म के सहाफ़ी हैं, और वो जो सहाफ़ी होते हैं वो ज़रा दूसरे होते हैं। अच्छा। बाज़ लोग जो है सहाफ़त को बतौर जंपिंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, दीगर उनके एम्बिशंस होते हैं कि जी हमें सफ़ीर बनना है, हमें वज़ीर बनना है, और बाज़ लोग जो होते हैं कहते हैं मेहनत के सहाफ़ी हैं, वही करते रहते हैं, कलम घिसते रहेंगे वो अपना। लेकिन देखिए, सोचने की बात ये कि संजीदा मसला ये है कि पाकिस्तान के अगर अगले इलेक्शन को क्रेडिबल होना है तो उसके लिए क्रेडिबल लोगों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को जो है वो आप निगरान हुकूमत में लेकर आए। अच्छा, जब मैं ऐसी बात करता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई क्यों आप ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा जी, ख्वाहिश तो अच्छी कर सकते हैं, जब तक जो है नामों का अनाउंस नहीं होता, जब तक बम हम पे नहीं गिरता आके, उस वक्त तक हम ये कह तो सकते हैं कि जनाब अगर आप अच्छे लोग लाएंगे तो आपके इलेक्शन जो है क्रेडिबल होंगे। अगर आप ऐसे ही लोग लाएंगे कि जैसे आप पंजाब में लेकर आए या केपी में लेकर आए, तो उसके नतीजे के अंदर जो है वो अगला इलेक्शन भी मुतनाज़ा होगा, जो रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमें ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की, ताकि मईशत को पायदार बुनियादों पर खड़ा कर सके अपने पैरों के ऊपर। अब उसके लिए अगर सहाफ़ी, मुझे नहीं पता सहाफ़ियों में क्या एक्सपर्टीज़ होती हैं कि वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई टीवी पे बैठकर बातें करना एक अलग चीज़ होती है, मजमून लिखना अलग होता है, खबर लिखना अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की अलग एक्सपर्टीज़ होती है। और उसके लिए जाहिर है कि सहाफ़ी ठीक है, अगर चला जाता है, में कोई शिकायत नहीं होती, हम तालियां बजाएंगे उसके लिए भी। लेकिन आप अगर ऐसे लोगों को लेकर आ गए कि जिनके बारे में पता हो कि जी फलां शख्स जो है वो फलां के करीब है या फलां सियासी जमात के करीब है, वो मुनासिब नहीं है।
आपको अगर कहते हैं सहाफ़ियों में भी आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही मतलब है कि म्याना रवि के साथ चलते हैं, तवाज़ुन के साथ चलते हैं। बेशक आप सहाफ़ी भी बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वकला में से किसी को होना चाहिए, कोई अच्छा कोई और हमारे लोग होने चाहिए, जजेस में से साबिक होने चाहिए कुछ लोग, और आपके पास कहते हैं वो जावेद जब्बार जैसी शख्सियतें मौजूद हैं। लाहौर में इसी तरह के बहुत बड़े बड़े नाम होंगे कि जिनका बड़ा वसी तजर्बा है, बड़े आर्टिकुलेट लोग हैं, अच्छे लोग हैं वो। तो पाकिस्तान खाली नहीं हो गया ईमानदार और काबिल लोगों से, बस वो तलाश करने वाली नजर चाहिए, और खुदा जो हमारे फैसला साज हैं उनको तौफीक अता फरमाए कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसला करें। लेकिन अभी जो गिलगित बल्तिस्तान का एक्शन हुए सर, मुख्तसरन इसको देखते हुए तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी हो सकता है, निगरान सेटअप भी तवील भी हो सकता है, कोई भी शख्स आ सकता है उसमें, ज़रूरी नहीं है कि ये जो जमातें इन्हीं की मर्जी चले। जिस तरह राजा रियाज साहब हैं, उनका कहने का तो अपोजिशन लीडर है उनका नाम, तो यहाँ हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, कितना अर्सा सेटअप चलेगा, इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। वो ना भी करवाए 2 साल भी तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आएगी भी तो किसी ने माननी तो है नहीं। देखिए ज़ाहिर इबाहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इस बेट लगा रहे हैं वो ये कि मुल्क में इलेक्शन होंगे और मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा और जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है ना, ये वजह है। तो उसकी वजह ये कि आपके आइन में कोई और, मतलब खैर आप कहेंगे जी आइन तो कहता था 90 रोज में असेंबली डिसॉल्व होने के बाद इलेक्शन हो, ठीक है, नहीं हुए वो यहाँ पर, लेकिन आपका आइन जो है वो ये कहता है कि जी इंतखाबात होंगे अगर कौमी असेंबली भी डिसॉल्व होगी। फिर एक और बात समझनी चाहिए कि अभी इलेक्शन मांग रहा था सिर्फ पीटीआई, ठीक है ना, लेकिन अगर आप एक तवील अरसे के लिए लेकर आते हैं निगरान सेटअप, और उसमें तो फिर मेरे ख्याल में कल को पीपल्स पार्टी भी बेचैन होगी, तो बहुत सारे नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी बेचैन होंगे। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि नून लीग को सूट करता हो कि साल भर का आ जाए, लेकिन बहुत सारी और सियासी कुव्वतें जो, और ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत पे इतनी नकती हैं, फिर शोर मचाएंगी, तो वो एक बिला वजह का और आप एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे होंगे। तो अच्छी बात है कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए, और फिर ये सेकंड मरहला होगा कि जी शफाफ होते हैं नहीं होते। लेकिन जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, कराची का, जैसे आपने फरमाया, कश्मीर का, कि पार्टी कोई जीतती है, हुकूमत और वजीर आला और मेयर किसी और पार्टी का बनता है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम और आप दुख का इजहार करेंगे और क्या करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, सिद्दीक जानवी हमारे साथ थे। अब बात यह है आइन के मुताबिक अगर चलेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा है, बेहतर है, वरना अगर ख्वाहिशात के मुताबिक चलना है तो हम देख रहे हैं इससे कुछ हासिल नहीं हो सका, और आगे भी फिर मुश्किलात होंगी। वक्ती तौर पर शायद किसी को फ़ायदा पहुंच जाए, लेकिन मुल्की सतह पर भी और इंटरनेशनली भी हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर हमने आइन पर अमल ना किया। फिर हम शिकवा करते रह जाएंगे कि जी IMF जैसे मालियाती इदारे भी हमें कहते हैं कि आप आइन पर अमल करें। तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। इस तरह आमिर ज़िया साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लोग कहते हैं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ मुल्क में ऐसे थोड़ी चलता है, लेकिन उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, बात तो सही करनी चाहिए, बताना तो हक से चाहिए कि भाई ये तरीका है, इसके मुताबिक चलें। चलिए देखते हैं कि फैसला साज क्या फैसले करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।